तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो अभी तक हम लोग जो पढ़े थे, एक तो हम लोग पढ़ चुके थे पॉइंट जो था हमारा हिस्ट्री वाला, हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जो 4-5 फेज में हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा। दूसरा कल हम लोगों ने पढ़ा था, एक तो क्या कहते हैं इसको, नेचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, कैसे ये यूनिटरी है कि फेडरल नेचर का है। इसके अलावा हम लोगों ने एक और चीज़ पढ़ी थी कल, जिसको आप कह सकते हैं साइलेंट फीचर या इंपॉर्टेंट फीचर क्या क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए हुए हैं हमारे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है। और एक और टॉपिक हम कवर कर चुके हैं जो होता है बैग ऑफ बारोइंग्स बोलते हैं, या हमने कहाँ से कौन सी चीज़ें ली है, हम कहाँ से इंस्पायर्ड हैं या कहाँ से हमने कोई चीज़ बोरो किया हुआ है। तो जो जैसे हमारा फीचर है सेकुलरिज्म, जैसे हमारे डेमोक्रेसी वर्ड लिया हुआ है, जैसे हमने लिया हुआ है एक प्रियम्बल आइडिया का, हमने लिया हुआ है राज्यसभा लिया हुआ है, यूनियन वर्ड लिया हुआ है, सिटीजनशिप लिया हुआ है, डीपीएसपी लिया हुआ है, ये सब चीज़ें फंडामेंटल राइट लिया हुआ है, जुडिशियल रिव्यू लिया है, ये सब हम लोगों ने कहाँ से लिया था, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्पायर्ड फ्रॉम या बारोइंग फ्रॉम। या एक क्वेश्चन आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरिंग्स भी कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं, बात समझ गए। इतना टॉपिक हम लोग अभी डील कर चुके हैं। अगर देखें तो ये अगर आर में कन्वर्ट करें, घंटों में कन्वर्ट करेंगे, तो अगर ये ऑफलाइन पढ़ाना होता तो मेरे ख्याल से ये पूरा चीज़ 1 वीक का होता, 1 वीक में हम इसको ख़त्म कर पाते, पर हमने इसको जल्दी ख़त्म किया। ऑनलाइन में बात नहीं कर सकते हैं आप लोगों से, तो ये जल्दी हो जाता है। तो आज हम लोग प्रियम्बल में एंट्री करेंगे, मतलब आज से हमारा एक तरह से कह लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होगा। अभी तक तो हम बस समझ रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रियम्बल, ठीक है। अब कोई चीज़ पढ़ने से पहले एक चीज़ जानना जरूरी होता है कि उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो मे भी आज का पूरा क्लास प्रियम्बल में चला जाए, और हो सकता है कल भी जा सकते हैं हम, क्योंकि प्रियम्बल अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको आप एक तरह से समझ सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी आइडिया दे देता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, बात समझ गए कि नहीं। तो देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइनॉप्सिस साथ में लिखते रहेंगे आप लोग तो अच्छा रहेगा। पहली चीज हम पढ़ेंगे व्हाट इज प्रियम्बल, ठीक है। फर्स्ट चीज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज प्रियम्बल। और सेकंड चीज हम क्या पढ़ेंगे, सेकंड चीज हम पढ़ेंगे, फिर से देख लीजिए, फर्स्ट चीज हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज प्रियम्बल, क्या मतलब है प्रियम्बल का, किसने क्या बोला है प्रियम्बल के बारे में, सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है, पालकी वाला क्या बोलते थे इस पे। तो ये चीज जानेंगे हम लोग व्हाट इज प्रियम्बल, ठीक है। दूसरी चीज हम लोग जानेंगे कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं, वेदर प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ठीक है। दूसरा चीज हम लोग ये पढ़ेंगे, दूसरा पॉइंट हम ये पढ़ेंगे कि वेदर प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ठीक है। इसी में हम री बेरीबेरी का केस पढ़ेंगे, केशवानंद भारती का केस पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैन वी अमेंड इट, इसको अमेंड कर सकते हैं कि नहीं। और इस टॉपिक को उठाने से पहले ही एक बार प्रियम्बल को रीड कर लेंगे हम लोग, फिर उसके बाद इन सब पे आएंगे। फिर यहाँ तक पहुँचने के बाद थोड़ा सा प्रियम्बल में जो वर्ड यूज़ किए गए हैं या उसको लास्ट में करेंगे, पहले इन सब चीज़ों को समझते चलेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कैन वी अमेंड इट, और इसी में 42nd अमेंडमेंट वगैरह के बारे में कुछ थोड़ा बहुत आइडिया आपको देंगे, ठीक है। इसके बाद सबसे जो आखिरी पॉइंट होगा इसमें, चौथा पॉइंट कह लीजिए जिसको, फोर्थ पॉइंट हमारा वो होगा कि व्हाट इज द पर्पस, पर्पस ऑफ प्रियम्बल, ठीक है। चौथा पॉइंट होगा कि पर्पस क्या है प्रियम्बल का, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रियम्बल, ये समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट, कोई ऐसा जिसको आवाज ना गई हो, कोई दिक्कत हुई हो, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, क्लीन कर देते हैं, ठीक है। देखिए जो प्रियम्बल है
एक तो पहली चीज ये जान लीजिए, शायद हमने बताया भी था आपको इसके पहले क्लास में, कि ये जो आइडिया ऑफ प्रीएम्बल है पूरा, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे बेस था जिसको नेहरू जी ने मूव किया था, और बाद में हमने उसको ऐड कर दिया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। हम पढ़ा चुके हैं इस बात को बता चुके हैं आपको। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पंडित नेहरू ने लाया था, और बाद में इसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ प्रीएम्बल ऐड किया था। और ये जो आइडिया है प्रीएम्बल का कि एक हमारा प्रीएम्बल होगा, इसको हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। दूसरी चीज अगर देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन में भी ये यूनाइटेड नेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, वहाँ का जो प्रीएम्बल है, वहाँ से भी ये इंस्पायर्ड था। तो ये दो जगह से हमने एक तरह से कह लीजिए मिला के लिया था, और ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही है जो एज अ प्रीएम्बल ऐड किया गया है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को नेहरू ने मूव किया था। दूसरी चीज आगे बढ़ने से पहले इसी में जान लीजिए, क्या बोलते हैं उसको, डीजेएस, डेली जुडिशियल सर्विसेज का अगर आप एग्जाम देते होंगे तो उसमें क्वेश्चन पूछता है कि प्रीएम्बल में कितने वर्ड है। ठीक है, प्रीएम्बल में कितने वर्ड है, तो ध्यान रखिएगा। अब वर्ड मतलब ये नहीं ये 2 3 4 5 ऐसे नहीं, आप ऐसे गिनते चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर वर्ड वाली बात है तो अगर इसको दो पार्ट में आप समझने की कोशिश कीजिए, एक तो बिफोर 42nd अमेंडमेंट और एक आफ्टर 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, तो बिफोर 42nd अमेंडमेंट हमारे पास क्या था, 81। बिफोर 42nd अमेंडमेंट हमारे पास 81 वर्ड थे, 81 हिंदी में बोले तो। और आफ्टर 42nd अमेंडमेंट हमारे पास इनकी संख्या बढ़ के 85 हो गई थी, 85। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। तो शुरू करने से पहले एक बार प्रीएम्बल को रीड करिएगा आप लोग भी मेरे साथ, और मैं भी रीड करूंगा इसको। ठीक है, देखिए, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, अब ये पूरा बोल्ड होगा, उसमें ये पूरा कैपिटल लेटर में होगा आपके बैरक में अगर देख रहे होंगे। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ये इसलिए बोल्ड कर रखे हैं कि वो इंथेसाइज करना चाहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये इंडिविजुअली किसी ने नहीं बनाया, ये हम सारे लोगों ने मिलकर बनाया है। ठीक है, आगे जब लास्ट में जाएंगे तो ये चीज आपको समझ में आएगी। फिर से देखिए, इसको पढ़ते हैं। वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Sovereign, socialist, secular, democratic republic. SSDR, इसको हटा देते हैं। ये जो वाली लाइन है, इसको आपको सेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में याद रखना होगा, ये जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये जैसे लिखा हुआ है आपको ऐसे ही इसको याद रखना है, SSDR, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इन वर्ड पे भी हम लोग चर्चा करेंगे कि इन वर्ड का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा है इसमें, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। अब देखिए, जो आपका पहला वाला पैराग्राफ है ना, ये वाली लाइन छोड़ के, कौन सी लाइन छोड़ के, टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, इसके जस्ट ऊपर तक, कहां से कहां तक वाली लाइन, वी द पीपुल ऑफ इंडिया से एंड तक, एंड के पहले तक, ये जो पार्ट है ना SSDR वाला, ये बताता है कि नेचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। बात समझ रहे हैं कि नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, वो फर्स्ट वाला पैराग्राफ बताता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या मैंडेट करता है, पहली चीज जो हमारी कंट्री होगी वो सोवरिन होगी, दूसरी चीज सोशलिस्ट कंट्री होगी और सेकुलर होगी। ठीक है, सेकुलर होगी, डेमोक्रेटिक होगी और रिपब्लिक होगी। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को बताता है। ठीक है, यहां तक समझ गए, आगे चले, अभी चर्चा होगी अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। इन सारे वर्ड को एक बार बताएंगे आपको। आगे देखिए, आगे जो ये लिखा है ना, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये चारों पॉइंट, इसको हटा के लिखता हूं मैं फिर से। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, ये जो बाकी के 4 पॉइंट है इसमें दिए होंगे, जस्टिस, ठीक है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी,
ये जो 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्ट को बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट क्या है, आखिर हमने संविधान क्यों बनाया है, वो इस बात को बताते हैं। व्हाई वी एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई वी क्रिएटेड द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो यहां से पता चलता है। जैसे जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये वाला जो लाइन है ना, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये प्रियम्बल के बाद अगर कहीं लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में तो अंडर आर्टिकल 38 लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये आता है क्वेश्चन अंडर आर्टिकल 38। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 38 देखेंगे तो वहां ये वर्ड आपको दोबारा रिपीट होता हुआ मिलेगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है जस्टिस, न्याय देना। कैसा न्याय होना चाहिए, सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकल। इसीलिए आप लोग देखेंगे कि हर जगह रिजर्वेशन की बात की गई होगी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरी चीज, इकोनॉमिक के इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क भी आप 38 आर्टिकल में, 39 में देखेंगे, 39D वगैरह में वुमेन के लिए भी बात की गई है। ठीक है, अब आगे देखिए लिबर्टी, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही ऑब्जेक्ट है कि लोगों को लिबर्टी मिले। और लिबर्टी कैसी होनी चाहिए, सोचने की, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, अब ये जो लिबर्टी वाला पार्ट है, ये जो है ना, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, खास तौर से ये इंस्टिगेट करता है कि हम कौन सा स्टेट है, सेकुलर स्टेट है। क्योंकि हमारे पास क्या है, अपने फेथ को फॉलो करने की पूरी लिबर्टी है। हम चाहे किसी भी फेथ को फॉलो कर सकते हैं और हम उसकी वर्शिप भी कर सकते हैं जिस गॉड में हम बिलीव रखते हैं। इसके बाद क्या है, जो हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो इक्वालिटी की बात करता है। ठीक है, बिफोर द कमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ लॉट ऑफ इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, जिसके लिए हम लोग लड़े थे। ठीक है, अब उस इनइक्वालिटी को दूर करना भी एक मेन ऑब्जेक्ट था इस संविधान का, इस कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ऑब्जेक्ट क्या देख लिए, थर्ड वाला ऑब्जेक्ट देखिए, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। कैसी इक्वालिटी होनी चाहिए, एक तो स्टेटस की होनी चाहिए, दूसरी अपॉर्चुनिटी की होनी चाहिए। आप इसीलिए फंडामेंटल राइट देखिए, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19 चले, 19 थोड़ा सा 19 चले जाइए, 20, 21, ये सब देखिए, ये सब के किस नेचर के आर्टिकल हैं, कहीं ना कहीं आपको इक्वलिटी दे रहे हैं ये सारे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के। हम लोग ये सब पढ़ेंगे अभी। ठीक है, मगर आप खुद से भी पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें समझ आएंगी, लिंक आना चाहिए आपको। ठीक है, पहली चीज ध्यान रखिए, प्रियम्बल सबको याद होना चाहिए, आंख बंद करके उसको रट डालिए। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि जुडिशरी के इंटरव्यू में लोगों से बात होती है, हमारे साथ जो भी लोग हैं, जब मैं अपना LLM कर रहा था नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल से, तो हमारे बैच में 42 बच्चे थे, जिनमें से 30 या 35 अभी जज हैं, सिटिंग जज हैं। ठीक है, तो हमारा पूरा बैच ही एक तरह से जज बन चुका है। तो बात होती रहती है, और कुछ तो LLB के भी बच्चे थे। LLB के बैच से तो सिर्फ एक ही, मैं और एक मेरा दोस्त था RD, वही 2 लोग इंटरव्यू तक गए हैं, बाकी लोग तो नहीं गए थे। मगर LLM के लगभग सारे लोग जज हैं और मैक्सिमम उसमें लेडीज ही हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इंटरव्यू में आपसे सीधे क्या पूछ लेते हैं कि भैया प्रियम्बल सुनाइए आप। अगर आप वहां फंस गए और प्रियम्बल नहीं सुना पाए तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा, वो अपरेंट फेस पे आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो प्रियम्बल आपको याद होना चाहिए, और याद होने के साथ आप उसको लिंक क्रिएट कर सकें फंडामेंटल राइट के साथ। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारा थर्ड ऑब्जेक्ट है इक्वलिटी, वो आप देख सकते हैं आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 एंड सो ऑन आपको फंडामेंटल राइट में मिल जाएगा। ठीक है, ठीक, अगर इनका वायलेशन होता है तो आप सीधे 32 में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सारे कोर्ट को ट्रेसपास करते हुए। ठीक, अब देखिए लास्ट वाला जो ऑब्जेक्टिव है, फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो कैसी फ्रेटर्निटी होगी हमारी, जो इंश्योर करे सभी इंडिविजुअल की भी, एक भी कोई ऐसा ना हो जिसको अपने डिग्निटी पे खतरा लग रहा हो, सबको अपनी डिग्निटी सिक्योर लगनी चाहिए, और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। इसके बाद देखिए जो लास्ट पैराग्राफ है इसका,
इस प्रियम्बल का जो लास्ट पैराग्राफ है वो देखिए, ध्यान से देखिएगा उसको। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर, देखिए इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब वो जिस असेंबली में उस समय बैठे रहे होंगे। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर, दिन कौन सा था, 26 नवंबर 1949, डू हियर बाई एडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ, हम इसको खुद ही बनाए हैं, खुद ही अडॉप्ट कर रहे हैं और खुद को ही दे रहे हैं। ठीक है, वी वर्ड जो यहां पे है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया ऊपर वाला देखिएगा, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। अब उसको नीचे वाले पैराग्राफ से लिंक करने की कोशिश कीजिए। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाई एडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ, मतलब हम खुद ही इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, खुद ही बनाए हैं और खुद को ही दे रहे हैं दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान को। तो एक क्वेश्चन अगर ये बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है इसको किसने अडॉप्ट किया, ठीक है, किसने बनाया, तो किसने बनाया, किसने अडॉप्ट किया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। वहां ये मत लिख दीजिएगा डॉक्टर अंबेडकर साहब या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नहीं, सीधे वी द पीपुल ऑफ इंडिया। हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अपने लिए बनाया और खुद ही अडॉप्ट, खुद ही उसको अडॉप्ट कर लिया। बात समझ गए यहां तक, ठीक है। अब देखिए लास्ट वाले पैराग्राफ से दो चीजें पता चली हमको, एक तो किसने इसको बनाया, अडॉप्ट किया, दूसरी चीज ये पता चली किस दिन इसको हमने अडॉप्ट किया था, डेट ऑफ एडॉप्शन, डेट ऑफ एडॉप्शन। बात समझ गए, ठीक है। ये तो हमने इसको एक रीड कर लिया अभी, ठीक है। इसके बाद जो इसके बीच में कुछ वर्ड है इस पे भी चर्चा करेंगे, मगर उसके पहले फिर से वापस आते हैं हम अपने फर्स्ट पॉइंट पे, जो हमारा पहला पॉइंट था डिस्कशन का कि व्हाट इज प्रियम्बल। अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि प्रियम्बल क्या होता है, इतने से ही समझ गए होंगे, ठीक है, मगर फिर भी जानते हैं, अच्छे से समझते हैं कि व्हाट इज प्रियम्बल। देखिए इसको लेमैन की लैंग्वेज में या एज अ लॉ स्टूडेंट या सिटीजन ऑफ कंट्री या एकदम नॉर्मल पीपल की तरह भी समझिए, नॉर्मल पीपल की तरह भी समझिए, तो आप कह सकते हैं कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल को हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं, जो प्रियम्बल है एक तरह से नट शेल है कॉन्स्टिट्यूशन का, एक छोटा सा आकार है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये संविधान को एकदम छोटे में बता देता है कि हमारा संविधान क्या है, इसका नेचर क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, इसका पर्पस क्या है, ठीक है। तो जैसे नेचर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे, हमने आपको सब चर्चा किया था, SSSR, नेचर क्या है हमारे संविधान का। प्रियम्बल बताता है कि हमारे संविधान का नेचर है सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। अब ये जो सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड है ये कब ऐड किया गया था, ये अगर आप ओरिजिनल कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड आपको नहीं मिलेगा। अंबेडकर जी इसके बहुत अगेंस्ट में थे, इसलिए उन्होंने इसको ऐड नहीं किया था। ये ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट को। कुछ लोग इसको फ्रॉड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, जो राइट विंग के लोग हैं वो इसको बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ये फ्रॉड है, ठीक है। बट चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको एक्सेप्ट किया है। और दूसरी चीज आप देखिए, जो हमारा क्या कहते हैं इक्वलिटी वाला पार्ट है, सॉरी हाँ, जो लिबर्टी वाला पार्ट है उसमें वर्शिप और फेथ ऑलरेडी एडेड है, तो वो भी शो करता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन था। दूसरी चीज आर्टिकल 26 ऑनवर्ड 25, 26 अगर ये सब आप देखिए तो वहां पे आप देखेंगे रिलीजियस फ्रीडम की भी बात की गई है। तो कभी भी देखिए हमेशा सेकुलर गवर्नमेंट होगी, स्टेट होगा, मगर पीपुल सेकुलर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमें हमारे फेथ के लिए छूट मिली हुई है, हम किसी न किसी पर्टिकुलर फेथ को फॉलो करेंगे, ठीक है। आप किसी फेथ को फॉलो करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सेकुलर नहीं है। अगर आप उस फेथ से हेट करते हैं किसी और फेथ से, अपने फेथ के अलावा, तब आप सेकुलर नहीं है। आप फ्री हैं अपने फेथ को फॉलो करने के लिए, बट देयर शुड बी ए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, उससे किसी और को तकलीफ ना हो। आप ऐसा फॉलो मत करिए कि दूसरे को तकलीफ हो, पता चला बीच रोड में ही नाचने लगे, ठीक है, या वहीं रोड ब्लॉक करके पूजा पाठ करने लगे, नमाज करने लगे, तो ये
ये सेकुलरिज्म नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं, फिर से पॉइंट पे आते हैं अपने। तो ध्यान रखिए, तो प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक छोटा स्वरूप है जो इसके नेचर और ऑब्जेक्ट को बताता है, इसके नेचर और ऑब्जेक्ट को बताता है। तो एक दो तीन नाम मैं लेता हूं जिन्होंने प्रियम्बल के बारे में कुछ न कुछ बोला है। जैसे एक थे पालकीवाला, बहुत अच्छे लॉयर थे पालकीवाला साहब। इन्होंने क्या कहा था, देखिए ये आता है लिखने को एग्जाम में, मैं कोई भी फालतू चीज आपको नहीं बताऊंगा, एकदम पिन पॉइंट होके ही बताऊंगा। ये पालकीवाला साहब थे। इन्होंने क्या कहा था कि प्रियम्बल इज अ आइडेंटिटी कार्ड। प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल आइडेंटिटी कार्ड है प्रियम्बल। ठीक है, आईडी कार्ड जिसको बोलते हैं। आइडेंटिटी कार्ड किसका है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है, ये हमारा आइडेंटिटी कार्ड है, क्योंकि ये बहुत ही छोटे में सब कुछ समझाता है। इसी तरह जस्टिस हिदायतुल्लाह थे, नाम सुने होंगे इनके नाम पे। इसी तरह जस्टिस हिदायतुल्लाह थे। ठीक है, असल में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग भी करता हूँ, उसी के मैसेज बीच बीच में आ जाते हैं। तो इसी तरह जस्टिस हिदायतुल्लाह थे। उन्होंने कहा था कि प्रियम्बल इज अ सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा है। ठीक है, किसने? जस्टिस हिदायतुल्लाह ने कहा था कि प्रियम्बल इज सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसी तरह जस्टिस खन्ना थे। ठीक है, जस्टिस खन्ना, इन्होंने क्या कहा था? ये देखिए, सब फ्रीक्वेंट पूछे जाने वाले सेंटेंस हैं, फ्रीक्वेंट पूछे जाने वाले, एक तरह से कह लीजिए 1 मार्क के क्वेश्चन है, और आप इसको आंसर राइटिंग में भी अगर बीच में लिख देते हैं कहीं कहीं तो इससे आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। इसी तरह जस्टिस खन्ना थे, उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि प्रियम्बल इज अ नट शेल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज नट शेल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दो तीन बड़े बड़े लोगों ने बात कही थी, और एक मैंने भी जो आपको समझाया, देखिए वही चीज बताना चाह रहे हैं। इसके अलावा इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू था, सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल के बारे में क्या कहा था? तो इसके लिए हम दो केस को रिकोर्स कर सकते हैं। एक तो रेबुरी क्या नाम था उसका, एक मिनट देखिए कहाँ चला गया। ठीक है, ये था, दोबारा केस किया था इन्होंने, एक केशवानंद भारती के पहले था, हाँ, री बेरूबरी का केस था, री बेरूबरी का केस था, और ये केस हुआ था आपका 1960 में। ठीक है, री बेरूबरी का केस, मैं इसको लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा अजीब सा नाम है ये, री बेरूबरी का केस था ये, और ये केस हुआ था आपका 1960 में, 1960 में केस हुआ था। ठीक है, अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, उसने ये कहा था, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने कहा था कि ये एक की है, इट्स अ की टू ओपन दी माइंड ऑफ मेकर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, भी इसको लिखवा देंगे, समझ जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल इज अ की टू ओपन दी माइंड ऑफ मेकर, जिससे कि हम जान सकें कि उनका पर्पस क्या था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। ठीक है, जिससे हम जान सकें कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया था। इट्स अ की, जिससे हम झांक सकें उनके दिमाग में और समझ सकें कि उन्होंने संविधान हमको क्यों दिया था। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो इसको लिख लीजिएगा, क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट हैज said that preamble to the constitution preamble to the constitution is a key to open the mind of the maker to open the mind of the maker and shows the general purpose for which they made the several provision of the constitution, for which they made the several provision of the constitution। ठीक है, और उसके बाद एक
केस था केशवानंद भारती का केस। अब इसमें केशवानंद भारती का केस तो अपने आप में एक तरह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन समझ लीजिए। इसके केशवानंद भारती केस के लिए एक दिन स्पेशल क्लास ही ले लेंगे, पहले सारी चीजें पढ़ लें, ठीक है। केशवानंद जी शंकराचार्य थे और इसमें कई लोग थे, इसमें कभी बताएंगे, एक तरह से पुजारी थे ये। तो दूसरा केस था केशवानंद भारती का, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ये केस था आपका 1973 का केस था। इसमें 24 25 अमेंडमेंट चैलेंज किया गया था। तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोला, प्रियम्बल के बारे में बोला था कि आप जब भी व्हेनेवर हम कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करेंगे तो प्रियम्बल के लाइट में करेंगे, ठीक है। जैसे मान ली सपोज दैट हम आर्टिकल 19 को पढ़ रहे हैं, कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया है, ठीक है, कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया है आर्टिकल 19 में, उसमें ढेर सारे फ्रीडम है, तो उस फ्रीडम का डोमेन हम डिसाइड, कोर्ट इंटरप्रिटेशन करके उसका डोमेन, रिस्ट्रिक्शन, ये सब डिसाइड कर रही है। तो इसके लिए वो प्रियम्बल को रिकोर्स करेगी कि हाँ यार ऑब्जेक्ट क्या है हमारे प्रियम्बल के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन का। तो वो देखती क्या है कि जो बात की गई है, आप जो लिबर्टी की बात की गई है, थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, इन सब की जो हमें लिबर्टी मिली हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि प्रियम्बल के लाइट में हम इन सब आर्टिकल का इंटरप्रिटेशन करेंगे। जजमेंट लिख लीजिएगा, इसका जजमेंट लिख लीजिएगा, ठीक है। लिखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर gave to the preamble the place of pride, full stop, the place of pride, आगे लिखिएगा, it embodies in a Solomon form all the ideas कहाँ चला गया, ideas and aspiration for which the country has struggled during the British regime, full stop, आगे लिखिएगा, इसी में छूटा तो नहीं किसी का, ठीक है, आगे इसी में लिखिएगा, एंड whenever court has to interpret the constitution, then he will make interpretation in the light of preamble, ठीक है, ठीक, कोई डाउट? ये दो अलग अलग से उससे मतलब जजमेंट एक ही केस का है ये पूरा, और ये दो अलग अलग जज का सेंटेंस है, ठीक है। इंस्पिरेशन वाला अलग है और वो जो शुरू वाला था वो एक अलग जज थे, मगर ये बताता है जो प्रियम्बल है कि किस तरह से हम स्ट्रगल करके अपने आप कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किए थे। दूसरी चीज, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है अगर कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके इंटरप्रिटेशन के समय हमको रिकोर्स करना है किसको, अपने प्रियम्बल को। बात समझ गए, ठीक है। अब आगे देखिए,
ये तो हमारा पहला वाला पॉइंट था कि प्रियम्बल क्या है, व्हाट इज प्रियम्बल है। अब दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट जो है ये भी बहुत पूछा जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि वेदर प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। ठीक है, कई लोग का ये कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है आर्टिकल 1 से। ठीक है, अब प्रियम्बल तो कोई आर्टिकल है नहीं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब इसीलिए ये पूरा मैटर जो था कोर्ट के पास भी गया। तो इसमें भी दो ही केस है हमारे पास, एक तो री बेरूबरी केस है 1960 वाला। ठीक है, फिर से इसको देखेंगे फिर से, और दूसरा जो है वो केशवानंद भारती का केस है। ठीक है, अब देखिए केस पढ़ने से पहले ही आप देखिए आपको क्या लगता है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है। अभी तक जितना पढ़े हैं हम लोग उसके हिसाब से देखिए तो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट जरूर होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा नेचर बताया है, ऑब्जेक्टिव बताया है। दूसरी चीज इंटरप्रिटेशन के समय हम इसको रिकोर्स करेंगे और इससे पता चलता है कि हमारे पूर्वजों ने कितनी फाइट की थी इंडिपेंडेंस के लिए, हमारे राइट्स के लिए। ठीक है, तो अब देखिए दो केस थे, जिसमें जो पहला केस था री बेरूबरी का केस, जिसमें बोला था इट्स अ की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर, मतलब लोगों के हम क्या करेंगे, जो वो थे क्या बोलते हैं उनको, जो मेकर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनका माइंड ओपन करेंगे और देखेंगे किस पर्पस की वजह से उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। एक तरह से उनके माइंड को रिप्रेजेंट करता है प्रियम्बल। ठीक है, ठीक है, ये तो कोर्ट ने रीबरी केस में एक्सेप्ट किया, मगर उसने ये मानने से मना कर दिया कि प्रियम्बल किसका पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। उन्होंने, कोर्ट ने हमारे रू बेरूबरी के केस में ये बोला कि ये माइंड है, एक तरह से बताता है किसका, जो मेकर्स थे, कि उनके दिमाग में क्या था। बट उन्होंने ये चीज मानने से मना कर दिया, उन्होंने ये चीज मानने से मना कर दिया कि ये प्रियम्बल का पार्ट है। समझ गए, किस केस में मना किया था, री बेरूबरी वाले केस में कोर्ट ने इस व्यू को रिजेक्ट कर दिया था और बोला था कि ये प्रियम्बल पार्ट नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये कोई पावर नहीं दे रहा है, सस्टेंटिव पावर कोई भी इससे डिराइव नहीं हो रही है, इसीलिए प्रियम्बल का पार्ट नहीं है। चाहिए जजमेंट चाहिए तो लिख लीजिएगा, इन री बेरूबरी केस AIR 1960 Supreme Court held the preamble was not a part of Constitution, and therefore it could not be regarded as a source of any substantive power, तो री बेरूबरी के केस में उसने सिरे से खारिज कर दिया मानने से कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। बट केशवानंदा भारती के केस में, ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको हर जगह पढ़ना पड़ेगा केशवानंदा को, इस केस को फंडामेंटल राइट भी केस कहते हैं। कई बार पूछ लेता है कि फंडामेंटल राइट केस कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा फंडामेंटल राइट केस केशवानंद भारती केस को बोलते हैं। ठीक है, आ जाते हैं वापस। अब इस केस के बाद जब केशवानंद भारती का केस हुआ, आपका केशवानंद भारती 1973 में जजमेंट आया था, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही व्यू को रिजेक्ट कर दिया। केशवानंद भारती में लार्जेस्ट बेंच बैठी थी, अभी तक उतनी बड़ी बेंच नहीं बैठी है, 13 जजेस की सबसे लार्जेस्ट बेंच बैठी थी इंडियन हिस्ट्री में। 13 जजों ने मिलकर इस केस को सॉल्व किया था और अभी तक इतनी बड़ी जजेस की बेंच नहीं बनी है। ठीक है, ये भी जानते रहिएगा, ये सब चीज़ें, ये सब एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, छोटे छोटे, उन सब में ये आते रहते हैं। बात समझ गए। तो यहाँ देखिए केशवानंदा भारती केस में कोर्ट ने अपने ही व्यू को रिजेक्ट कर दिया और बोला कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, और इसके साथ ये बोला कि ये बेसिक फीचर भी है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, ये दो चीजें इस बारे में बोली बहुत सी चीजें गई थी, अभी तक जितना बताया वो भी बोला गया था इसी में। तो अभी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग उसने ये आंसर दिया था, तो लिख सकते हैं आप जजमेंट चाहे तो। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द व्यू ऑफ री बेरूबरी केस
re Beruberi case and held that and held that and held that preamble is the part of constitution, preamble is part of constitution, and it relates to it relates to and 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 it relates to बेसिक फीचर। ठीक है, तो हाँ माइक म्यूट रखिएगा आप लोग प्लीज। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट था, क्या प्रियम्बल पार्ट है, तो ये चीज आप लोग अब समझ सकते हैं कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार इसको नेगेटिवली डील किया, किस केस में, री बेरूबरी के केस में मना कर दिया कि हम इसको पार्ट नहीं मानेंगे। बट आफ्टर दैट केशवानंदा भारती केस में उसने इस चीज को एक्सेप्ट किया और प्रियम्बल को बेसिक फीचर भी डिक्लेयर किया था। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट था साइनॉप्सिस का, जो हमने बोला था कि इसको हम डील करेंगे। ठीक है, आवाज जा रही सबको, मैसेज कर सकते हैं आप लोग अगर दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो। दूसरी चीज, अगर आवाज नहीं पहुंचती है तो आप लोग रिकनेक्ट करेंगे, मतलब ग्रुप को छोड़ के फिर से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो आवाज क्लियर जाने लगेगी। हमारे यहाँ 4G कनेक्शन है, तो आपके यहाँ दिक्कत हो सकती है, यहाँ पे नहीं होगी, ब्रॉडबैंड ले रखे हैं हम। ठीक है, अब देखिए थर्ड पॉइंट जो था हमें डिस्कस करना है। थर्ड पॉइंट ये था कि कैन इट बी अमेंडेड, क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है। ठीक है, जो क्वेश्चन एक आता है, ठीक है, क्या इसको अमेंड किया जा सकता है, कैन इट बी अमेंडेड। तो देखिए थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत भी आप लोग पढ़े होंगे तो ध्यान रखिएगा, आपको याद होगा कि 42nd अमेंडमेंट में इस पूरे प्रियम्बल को दो जगह बदला गया था, और 3 वर्ड डाले गए थे नए। 42nd अमेंडमेंट से इसको 2 जगह पे बदला गया था और 3 नए वर्ड डाले गए थे। 2 वर्ड, एक वर्ड था सोशलिस्ट, सेकुलर, और तीसरा वर्ड था इंटीग्रिटी। यूनिटी वर्ड पहले से ही था, इंटीग्रिटी वर्ड डाला गया था। ठीक है, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो ये 3 वर्ड डाले गए थे। तो कई बार लोग पूछ लेते हैं, इंटरव्यू में पूछते हैं कि क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, तो आप बताइएगा बिल्कुल किया जा सकता है, और इसको एक बार किया भी गया है 42nd अमेंडमेंट से। दूसरी चीज फिर वो पूछ सकते हैं कि कितने जगह पे प्लेस किया गया है, कितने जगह पे इसको अमेंड किया गया था, तो बता दीजिएगा 2 ऐसी जगह हैं जहां पे इसको अमेंड किया गया है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि वो अमेंडमेंट कौन कौन से, तो ये तीनों वर्ड आपको याद रखने हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वाला। ठीक है, अब यही क्वेश्चन कि कैन इट बी अमेंडेड, अब कोई भी चीज आप पढ़ेंगे तो उसके लिए आपको एक अथॉरिटी के बारे में बताना होगा कि पर्टिकुलर अथॉरिटी ने ऐसा कहा है। तो केशवानंदा भारती का केस फिर से ध्यान रखिएगा। हालांकि उस समय तक 42nd अमेंडमेंट नहीं हुआ था, 42वां संशोधन केशवानंदा भारती के केस के बाद हुआ था, क्योंकि केशवानंदा भारती का केस कब हुआ था, 1973 में इसमें जजमेंट आया था, और 42nd अमेंडमेंट जो है वो 76 में हुआ था। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट को चैलेंज कर दिया गया था मिनर्वा मिल्स के केस में। ठीक है, 42nd, इसको ये ऐसे देखिएगा, आप लोग अगर बेयर एक्ट होगा, आप लोग के पास अगर बेयर एक्ट होगा तो उसमें नीचे लिखा होगा सब्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, वहां पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एराइज हुआ था केशवानंदा भारती केस में कि क्या इस प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है। तो कोर्ट ने बोला था कि इसको अमेंड किया जा सकता है, बट सब्जेक्टेड टू बेसिक फीचर जो होगा, जो ये आपका बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको भी हम लोग एक दिन डिस्कस कर लेंगे। तो सब्जेक्टेड टू बेसिक फीचर होगा ये अमेंडमेंट, आप कुछ भी नहीं बदल सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो थी वो भी इसमें डिस्कस की गई थी। ठीक है, आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। आगे एक और चीज था, क्या था वो क्वेश्चन, हाँ, ये जो लास्ट पार्ट था हमारा कि पर्पस क्या है इसका, ये जो हमारा प्रियम्बल है इसका पर्पस क्या है।
ठीक है। अब प्रियम्बल अभी तक आप लोग पढ़े तो पर्पस भी समझ ही गए हों क्या क्या है, मगर 4 पॉइंट हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं कि इसका पर्पस क्या क्या है। ठीक है, पहला पर्पस जो है ये सर्व करता है, ये बताता है कि सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन कम्स, कहां से ये कॉन्स्टिट्यूशन आया है। तो अगर आप प्रियम्बल देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन कहां से आया है, तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ठीक है, जो वर्ड यूज किया गया है शुरू में ही, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वो बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने ही बनाया है। लास्ट पैराग्राफ फिर देखिएगा, हम लोगों ने ही इनेक्ट किया है, इसको अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो इसका सोर्स क्या है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारे विल से आया है, इसके पीछे जो विल पावर है, या ये कह लीजिए सुप्रीम पावर इसके पीछे जो लाइज करती है, वो हम लोगों की लाई करती है, सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, इसके बाद जो इसका सेकेंड पर्पज है वो बताता है कि ये कब एडॉप्ट किया गया था। इसका एडॉप्शन डेट भी हमको कहां से पता चलता है, प्रियम्बल से ही पता चलता है। कहां से पता चलता है, प्रियम्बल से ही पता चलता है। और थर्ड पॉइंट जो है कि ये इसका ऑब्जेक्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे ऑब्जेक्ट क्या है, और नेचर, ऑब्जेक्ट प्लस नेचर, ये भी हमें कहां से पता चलता है, हमारे प्रियम्बल से ही पता चलता है। शुरू में ही आप लोग को बताए होंगे कि जो SSDR वाला पार्ट है, SSDR मतलब सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट नेचर है। और उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट था, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फैटर्निटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फैटर्निटी, ये वाला पार्ट क्या था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट था। नेचर ये है कि हम लोग सोवरिन है, सोवरिन मतलब बाहर किसी भी अथॉरिटी से हम गवर्न नहीं होते हैं, सेकुलर है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब हमारा कोई किंग नहीं है, हम अपना किंग खुद चुनते हैं। किंग मतलब अपना प्रेसिडेंट, हमारे टर्म में बात करिए। ठीक है, हम अपना रूलर हेड खुद चुनते हैं। हालांकि प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है, मगर अगर रिपब्लिक का हेड देखा जाएगा, एग्जीक्यूटिव हेड, तो प्रेसिडेंट को ही बोला जाता है। ठीक है, 54, 55 ये सब आर्टिकल जब हम पहुंचेंगे वहां पे तो इन सब पे देखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी हमें प्रियम्बल से ही पता चलता है। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पर्पस था, क्या पर्पस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये चीज हमको यहां से पता चलती है। तो ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि अभी तक हम लोग क्या क्या समझे। पहला चीज हम लोग समझे थे कि प्रियम्बल क्या होता है। ठीक है, अब प्रियम्बल क्या होता है, इसके लिए हमने पालकी वाला और उनके अलावा क्या नाम था उनका, हिदायतुल्ला और जस्टिस खन्ना के सेंटेंस आपको बताए थे। और ये भी बताया था आपको कि प्रियम्बल अगर आप देखिए, बार बार पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का आउटलुक है, एकदम शॉर्ट फॉर्म में, कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है, वो एकदम शॉर्ट फॉर्म में प्रियम्बल बता देता है। इसका पहला पैराग्राफ ही बता देता है हमारा नेचर, और दूसरा पैराग्राफ ऑब्जेक्ट। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है प्रियम्बल के बारे में, तो इसके लिए 2 केस पढ़े थे हमने। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है इसके बारे में, इसके लिए हमने 2 केस पढ़े थे। एक तो री बेरूबरी का केस पढ़ा था और केशवानंद भारती का केस पढ़ा था। फिर जो हमारा सेकंड पॉइंट था, हमने क्या पढ़ा था कि प्रियम्बल, वेदर प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो हमने आपको बताया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और इसमें 2 केस फिर से हम पढ़े थे, बेरूबरी वाला केस पढ़े थे और केशवानंदा भारती का केस पढ़े थे। बेरूबरी केस में मना कर दिया गया था, और केशवानंदा भारती केस में इस व्यू को रिवर्स करके एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है, और बताया गया था कि इसी के लाइट में ही हम, केशवानंदा भारती केस में बोला गया था कि प्रियम्बल के लाइट में ही हम अपने आर्टिकल्स को क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट था कि क्या इसे अमेंड किया जा सकता है, ये भी क्वेश्चन रेज हुआ था केशवानंद भारती केस में, और वहां पे ये बताया गया था कि हम इसको अमेंड कर सकते हैं, कोई भी चीजें अमेंड की जा सकती हैं, मगर अगर आप अमेंड करते हैं तो उसको बेसिक स्ट्रक्चर को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, ये अभी बताएंगे आपको पूरा, ये जो जुडिशरी और क्या बोलते हैं इसको आप, आपकी जो पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, इसके भी पूरा डिस्प्यूट जो था ना
24th अमेंडमेंट, गोलकनाथ में चले जाइए, और पहले गोलकनाथ, और पहले चले जाइए सज्जन सिंह से भी पहले शंकरी प्रसाद के पास चले जाइए। शंकरी प्रसाद से शुरू होता है और सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, फिर उसके बाद गोलकनाथ, फिर केशवानंद, फिर मिनर्वा मिल्स, तो ये यहाँ तक चल के जाता है। और फाइनली कोर्ट का ये आउटकम आता है, उसको बताएंगे आपको आगे कि बैलेंस बना के चलना है कोर्ट को भी और पार्लियामेंट को भी। खैर वापस आ जाइए, केशवानंद भारती पे एक पूरी क्लास ली जाएगी अलग से, ऐसे ये समझ नहीं आएगा, बहुत बड़ा केस है। तो थर्ड पॉइंट हमारा ये था कि इसको अमेंड किया जा सकता है कि नहीं, तो आंसर एकदम छोटा सा है, इसको अमेंड किया जा सकता है। ठीक है, इसको हम इजिली अमेंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और जो हमारा लास्ट पॉइंट था कि पर्पस क्या है प्रियम्बल का, ठीक है, तो पर्पस भी पहली चीज तो हमको यही पता चल जाती है, रिवर्स कर देते हैं नंबर को अपने जो हम लोग पढ़े थे। पहली चीज हमको यही पता चल जाती है कि नेचर और ऑब्जेक्ट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। दूसरी चीज ये पता चल जाती है कि इसको किसने अडॉप्ट किया, किसने इनेक्ट किया, ठीक है, इसका सोर्स क्या है। सोर्स मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की पावर का सोर्स क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन को जितनी पावर मिली है कहां से मिली है, वी द पीपुल से मिली है, मतलब हम लोगों से मिली है। ये भी हमें कहां से पता चलता है, प्रियम्बल से पता चलता है। और लास्ट चीज जो है, जो एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट हम कहेंगे इसमें कि कहां चला गया, हाँ, एक पॉइंट आपको बताया नेचर, दूसरा सोर्स, और तीसरा चीज जो है हमारा कि ये जो क्या कहते हैं इसको, क्या था ये ऑब्जेक्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या क्या होगा, वो भी हमें कहां से पता चलता है, प्रियम्बल से ही बताता है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये जो 4 पॉइंट हम लोग, इसमें शायद 3 पॉइंट बताए थे, एक मिस हो रहा है, तो हम लोग ये जो 4 पॉइंट पढ़े थे, इसके अलावा फिर से वापस से प्रियम्बल पे आ जाते हैं। हम प्रियम्बल में फिर से कुछ वर्ड जो था उस पर डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे कि पहला वाला पैराग्राफ था बेयर एक्ट, देखिए अपने बेयर एक्ट पे वापस आ जाइए आप लोग। इसके अलावा बेयर एक्ट पे वापस आ जाइए, ठीक है। इसमें थर्ड पॉइंट मेरे ख्याल से मैंने बताया था डेट ऑफ एडॉप्शन। डेट ऑफ एडॉप्शन क्या था, ये भी हमें प्रियम्बल से पता चलता है, ठीक है। अब आ जाइए वापस से प्रियम्बल को रीड करते हैं। एक बार रीड कर चुके हैं मगर फिर से इसको रीड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर से पहले पैराग्राफ पे आ जाइए। वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into, अब इस वर्ड पे चर्चा करेंगे हम लोग, सोवरिन वर्ड पे। सोवरिन, दूसरा वर्ड है सोशलिस्ट, तीसरा है सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। देखिए सोवरिन वर्ड का क्या मतलब है, सोवरिन वर्ड का क्या मतलब है, सोवरिन वर्ड का मतलब है कि हम लोग फ्री हैं। फ्री कहां से है, ये नहीं सब लोग आपस में ही फ्री हैं, जिसको जो मन कर रहा है वो कर रहा है, नहीं, हमारी कंट्री फ्री है, हम पे कोई रूल नहीं कर रहा है, हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए क्या बेटर है, हम अपने डिसीजन खुद लेते हैं, ठीक है, हम अपना लीडर खुद चुनते हैं। दूसरी चीज, बिफोर इंडिपेंडेंस जैसे हमारे ऊपर किसका शासन था, क्राउन का, वैसा कोई शासन अब हमारे ऊपर नहीं है, हम फ्री हैं किसी भी कंट्री से रिलेशन में जाने के लिए। कोई भी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हमें करना हो या कोई भी ट्रीटी साइन करनी हो तो हम फ्री हैं, बाहर से भी फ्री हैं और अंदर से भी फ्री हैं, ठीक है। दूसरा वर्ड है इसमें, दूसरा वर्ड है हमारा इसमें, कहाँ चला गया, ठीक है, सोवरिन, सोशलिस्ट वर्ड है दूसरा। सोशलिस्ट और जो सेकुलर वर्ड है, इस वर्ड को 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, ये पहले नहीं था, इसको बाद में ले आया गया था। और एक मिनट बैरक ले लेता हूँ मैं, ठीक है, आ जाइए इस पर फिर से। जो सोशलिस्ट वर्ड है ये कई बार सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया कि इस सोशलिस्ट वर्ड का मतलब क्या है, इसको लेकर बहुत डिस्प्यूट एराइज हुए। सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट होता है वो काफ़ी हद तक मार्क्स की थ्योरी से मिलता है। अब उनके हिसाब से क्या होता है कि सोसाइटी में इक्वलिटी होनी चाहिए ट्रू सेंस में। अगर मार्क्स की थ्योरी पढ़ी जाए तो वो ये सीधे कहते हैं कि ज़्यादा कमाने वाले से सब कुछ लेके जो कम वाला तबका है उसको दे दिया जाए, मगर वो वाला सोशलिज्म हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो इसीलिए 2 केस हुए थे सोशलिस्ट को लेकर, सोशलिस्ट वर्ड के डिस्प्यूट को लेकर 2 केस हुए थे।
और पहला जो केस था वो था एक्सल वियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, EXCEL, एक्सल वियर, WEAR वियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो सोशलिस्ट वर्ड है वो जो हमारे कॉन्सेप्ट में है वो हम नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री के टर्म में समझते हैं। ठीक है, जो हमारा सोशलिस्ट वर्ड है वो हम नेशनलाइजेशन के टर्म में लेते हैं, और जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसका ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। मतलब ये सीधे सीधे ये कहती है, थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन से अलग होती है और बोलती है कि नेशनलाइजेशन के पर्पस में हमारा सोशलिज्म काम करेगा। ठीक है, तो चाहिए तो जजमेंट लिख सकते हैं आप इसका, एक्सल वियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट the addition of word socialist the addition word of socialist, इसको जजमेंट लिख लीजिएगा जी, the addition of the word socialist might enable the country to learn more in favor of nationalization, and state ownership of an industry and state ownership of an industry। इसके बाद एक और केस हुआ था डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में भी वर्ड सोशलिज्म को ही लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना व्यू दिया था, और उसने बोला था कि सोशलिज्म का मतलब है कि जब आदमी पैदा होता है तब से लेकर कैडल, मतलब जब वो चलने लगता है चार पैरों पे कह रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको जब बच्चे चलते हैं, हमारे यहाँ तो कुछ बोलते हैं, बेकैया टाइप कुछ वर्ड यूज करते हैं। तो जब वो अपने घुटनों के बल चलने लगता है, वहां से लेकर जब तक वो मर जाता है, जब तक ग्रेव में नहीं जाता, तब तक उसको स्टेट क्या करे, सिक्योरिटी मिले स्टेट से उसको। ठीक है, तो इस सोशलिज्म को कोर्ट ये कहना चाहती है कि स्टेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करे लोगों को एक अच्छी लाइफ के लिए। तो ये भी जजमेंट लिख लीजिएगा, ये जजमेंट भी लिख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ सोशलिज्म the basic framework of socialism is to provide decent standard of life to the working people and especially provide security from cradle to grave, ठीक है, तो ये जो आपका दूसरा वाला केस था एक्सल वियर का केस, उसमें कोर्ट दो चीज बोलती है कि जो वर्किंग लोग हैं उनको एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिलनी चाहिए, दूसरी चीज उनको पूरे थ्रू लाइफ उन्हें एक सिक्योरिटी मिले। ठीक है, ये सोशलिस्ट वर्ड पे था। और दूसरा इसके बाद जो एक वर्ड है सेकुलरिज्म। देखिए सेकुलरिज्म जो वर्ड है ये भी 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये अगर आप ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो ये आपको नहीं मिलेगा, अंबेडकर जी इसके विरोध में थे, पढ़िएगा। दूसरी चीज इसको भी 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, और इस पे जो केस था एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। इस पे एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। इस केस में कोर्ट ने बोला था कि सेकुलरिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सेकुलरिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऐसा, ये जो बोमई साहब थे ना, ये शायद बीजेपी के प्रेसिडेंट थे उस समय,
और उस समय राम जन्मभूमि मंदिर का आंदोलन चल रहा था, अभी भी मंदिर बनने वाला है, तो इसलिए याद आ गया थोड़ा सा। तो इस समय ये सब बाबरी वगैरह गिराए थे, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 स्टेट में इनकी गवर्नमेंट को हटा दिया था, ठीक है, आर्टिकल 356 का यूज करते हुए। तो ये लोग कोर्ट गए थे, तो ये पूरा मैटर यही था। तो कोर्ट ने बोला था कि ये जो आप लोग के एक्ट हैं वो सेकुलरिज्म के अगेंस्ट में है, और वो सही ठहराया भी था कोर्ट ने। हालांकि बहुत कुछ बोला था कोर्ट ने इस पे डेमोक्रेसी को लेके, बट अभी जानिए कि सेकुलरिज्म बेसिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर इसको ऐड नहीं भी किया जाता, 42nd अमेंडमेंट से अगर ऐड नहीं भी किया जाता, तो भी अगर आप हमारा जो ये क्या कहते हैं प्रियम्बल है, इसमें देखिए इक्वलिटी वाला, लिबर्टी वाला पार्ट देखिए, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। जो फेथ एंड वर्शिप है ना, फेथ एंड वर्शिप की लिबर्टी वो इटसेल्फ डिक्लेयर करती है कि हम लोग सेकुलर स्टेट थे। ये अमेंड करने से, वर्ड डालने से हम सेकुलर नहीं बने हैं, मगर अब इस सेकुलरिज्म को थोड़ा निगेटिव सेंस में लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो अभी इस समय पॉलिटिकल पार्टीज इस सेकुलर वर्ड का यूज करती हैं, ये वो वर्ड नहीं है। दूसरी चीज अगर आप देखिए तो आर्टिकल आपका ये 25, 26 ये सब वाला आर्टिकल आगे बढ़ते चले जाइए, तो वहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेस है, ये सब तो रिलीजन से रिलेटेड फ्रीडम हमारे यहाँ पहले भी दे रखी थी, इस वर्ड के बाद से नहीं दी गई है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये 2 वर्ड शुरू से ही कॉन्स्टिट्यूशन में थे, ये नए नहीं आए हैं। डेमोक्रेटिक वर्ड ये बोलता है कि जो सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे उनके पास एक राइट होगा, राइट टू वोट एंड इलेक्ट। हमारे पास अधिकार है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, कोई राजतंत्र नहीं चलता है कि एक ही परिवार का शासन होगा, और उस डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए राइट टू वोट मिला हुआ। आर्टिकल 326 वगैरह देखिएगा, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएगी, अनुकूल चंद का केस वगैरह है इसमें। और ये हमारा सिंगल सिटीजनशिप है, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये सब हमने इंग्लैंड से लिया हुआ था सिंगल सिटीजनशिप का, शायद मैंने बताया भी था। तो जो वर्ड डेमोक्रेसी है ये शो करती है कि हम अपना लीडर खुद इलेक्ट करते हैं, कोई भी हायरार्की से हमारे यहाँ आगे नहीं बढ़ता रहता है। और जो लास्ट वर्ड है हमारा रिपब्लिक, जो लास्ट वर्ड है रिपब्लिक, जो रिपब्लिक वर्ड है ना, ये डिनोट, फिर से वही चीज, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये जो रिपब्लिक वर्ड है ये दिखाता है कि जो हमारा रूलर होगा, रूलर मतलब हमारे केस में एग्जीक्यूटिव हेड, जो हमारा हेड होगा हम उसको इलेक्ट करेंगे, न कि कोई उसे नॉमिनेट करेगा या हायरार्की से वो आएगा। जैसे हमारे केस में हमारा एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। जो हमारा प्रेसिडेंट है वही हमारा हेड होता है, एग्जीक्यूटिव हेड। तो अब ये जो है नेचर वाले पार्ट का 5 पॉइंट हम लोग समझ गए हैं। बाकी आगे देखिए, जस्टिस वाला शायद मैंने आपको बता दिया था कि जस्टिस कैसी होनी चाहिए, सोशल जस्टिस होनी चाहिए। सोशल जस्टिस के लिए अगर आप देखिए स्पेशली आर्टिकल 16 देख लीजिए, जो रिजर्वेशन वगैरह की बात करता है, आर्टिकल 17 देख लीजिए, आर्टिकल 18, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखिए इकोनॉमिक जस्टिस की, तो आर्टिकल 39 देखिए आप, वहां पे आपको इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात की गई है। और पॉलिटिकल जस्टिस की बात करिए तो आप फ्री हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, अपनी पार्टी इलेक्ट करने के लिए, आप जिसको चाहे इलेक्ट कर सकते हैं, आप खुद की पार्टी भी बना सकते हैं, लड़िए अगर आपके पास पैसा है। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, बहुत पैसा चाहिए होता है, तो ये थोड़ा पॉलिटिकल जस्टिस, और पॉलिटिकल जस्टिस के लिए ही ये कुछ सीटें रिजर्व की जाती हैं विधानसभा में, विधान परिषद में, SC ST के लिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आपको लिबर्टी है सोचने की, अपनी बात को एक्सप्रेस करने की, आर्टिकल 19। बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, आपके जो भी रिलीजन से रिलेटेड आपके राइट है, फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, वो इस बात को बताता है। लास्ट में इसके आगे बढ़िए, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 14 देख लीजिए, आर्टिकल 21 देख लीजिए, ठीक है। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 देख लीजिए, आर्टिकल 16 फिर से देख लीजिए,
ठीक है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। आगे देखिए, एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल, और लोगों के बीच क्या हमें प्रमोट करनी है, फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये जो इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वाला वर्ड है, इंटीग्रिटी वर्ड, ये 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। इसको बस इतना ही आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा। इंटीग्रिटी वर्ड को 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। ठीक है, और तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बताना है हम लोगों को, क्योंकि लास्ट वाला पढ़ चुके थे, फिर से दिख ले रहे हैं इसको। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाई एडॉप्ट, इनेक्ट एंड टू गिव आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो लास्ट पैराग्राफ है वो बताता है कि हमारा एडॉप्शन डेट क्या है और किसने इसको एडॉप्ट किया, किसने बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो हमने ही एडॉप्ट किया और हमने ही बनाया है और खुद को ही दे लिया है, हम मतलब सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। बात समझ गए? आज के लिए इतना काफ़ी है। धीरे धीरे जो अगर एक दो लोग नए, दो लोग तीन लोग आए हैं, तो ये शायद 3rd या 4th क्लास है। ठीक है, तो इसके पहले हिस्ट्री वगैरह की बात हो चुकी थी और सेलिएंट फीचर वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर जिसको कंटिन्यू करना है वो एक दो क्लास टाइम देगा, तब उसको समझ आना शुरू होगा, क्योंकि थोड़ा एक तो ऑनलाइन मोड भी अजीब सा होता है, कनेक्शन आता है जाता है। बाकी ठीक है, क्लास का टाइम यही रहेगा, मंडे टू सैटरडे 4 बजे। अगर कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई दिक्कत हो जाती है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो फिर क्लास नहीं हो पाएगी। बाकी ये ऐसे ही चलेगा, कोरोना है। थैंक यू जिन लोगों ने अटेंड किया, और क्वेरीज आप लोग अगर चाहें तो मैसेज कर दीजिएगा मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 9452390388। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ इसको, 9452390388 पे। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, थैंक यू। और पुराने जो स्टूडेंट हैं वो रुके रहेंगे, जो ऑफलाइन वाले मोड के थे। ऑनलाइन वाले बोर्ड क्लियर नहीं है।